गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने रूट अपेक्स के संगठनों के बारे में पढ़ा था। विभिन्न पादपों में रूट अपेक्स का संगठन किस किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइमरी रूट की संरचना। प्राइमरी रूट की संरचना जब हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था तो स्टेम की भी जब हमने प्राइमरी संरचना को पढ़ा था तो उसको भी हमने कितने 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया था। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होती है? एपिडर्मिस। तो यहां भी इसकी संरचना भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस। इससे अंदर की तरफ उपस्थित होती है कॉर्टेक्स और सबसे अंदर जो उपस्थित होती है वो होती है स्टील या फिर कहें वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल। तो यहां पर भी इसे 3 पार्टों में जैसे स्टेम में डिवाइड किया था वैसे यहां पर किया है। फर्स्ट देखते हैं हम एपिडर्मिस। चाहे हम स्टेम की बात करें चाहे हम रूट की बात करें तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहां एपिडर्मिस यूनिलेयर, मैक्सिमम प्लांट में जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिलेयर पाई जाती है। कुछ को छोड़कर कुछ अपवाद हैं जहां पर ये मल्टीलेयर होती है, लेकिन यहाँ यूनिलेयर ही अधिकतर कैसी होती है? यूनिलेयर, एक स्तरीय होती है। और रूट के अंदर यहां ना तो इसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं या लेंटिसिल कहें, ना तो यहां लेंटिसिल या स्टोमेटा होते हैं और ना ही यहां पर, क्योंकि नीचे पाई जा रही है। रूट कहाँ होती है? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर स्टोमेटा का होना या लेंटिसिल का होना आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि कुछ पादपों को मैंने जब इस वक्त आपको लेंटिसिल पढ़ाया था वहां रूट भी बताई थी कि रूट के ऊपर भी लेंटिसिल पाए जाते हैं, लेकिन वो कुछ विशेष रूट होती हैं जैसे न्यूमेटोफोर्स की होती हैं। तो यहाँ रूट के ऊपर स्टोमेटा लेंटिसिल नहीं पाए जाते और साथ ही साथ यहाँ पर क्यूटिकल भी नहीं होती। स्टेम के ऊपर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है क्योंकि यहाँ बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस नहीं होती है। रूट जमीन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, प्रकाश का, तो यहाँ बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने की वजह से क्यूटिकल भी नहीं पाई जाती है। तो यूनिलेयर होती है स्टोमेटा, लेंटिसिल या क्यूटिकल यहाँ पर एब्सेंट होती है। जो अधिचर्म की एपिडर्मिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। अधिचर्म की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं और इसके ऊपर यूनिसेल्यूलर संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। एपिब्लेमा के ऊपर यूनिसेल्यूलर संरचना पाई जाती है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जीव द्रव्य सघन होता है, शीर्ष पतला होता है और आधार मोटा होता है। जहां जड़ से ये टच होते हैं वो आधार मोटा होता है और शीर्ष की तरफ ये इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक ही लेयर होती है इनके ऊपर, वो मोटी होती है आधार की तरफ बाउंड रखने के लिए, और शीर्ष पतला होता है क्योंकि रूट हेयर का तो काम ही एक ही होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, मेनली जल का, क्योंकि खनिज लवणों का अवशोषण हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। अलग मेथड होता है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर जल का अवशोषण करना, तो इसलिए इसका शीर्ष पतला होता है और आधार मोटा होता है। जीव द्रव्य सघन पाया जाता है।
और काम होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। जो परिपक्व क्षेत्र होता है, जब हमने रूट को पढ़ा था तो रूट में ऊपर की तरफ परिपक्व मैच्योर रीजन पढ़ा था। इस मैच्योर रीजन में रूट हेयर नहीं पाए जाते। रूट हेयर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जो परिपक्व रीजन होता है, मैच्योर रीजन जो पाया जाता है, यहाँ पर रूट हेयर नहीं पाए जाते, क्योंकि सबसे नीचे की तरफ हमने रूट कैप पढ़ी थी, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा था, फिर एलोंगेशन जोन पढ़ा था। तो यहाँ से मेरिस्टेमेटिक जोन तक, यहाँ तक भी रूट हेयर नहीं पाए जाते। इससे जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है वहां पर रूट हेयर पाए जाते हैं। केवल इसी क्षेत्र में रूट हेयर पाए जाते हैं। जो अधिपादप होते हैं, अधिपादप जो होते हैं, इन अधिपादपों में वेलामेन टिश्यू मिलता है। वेलामेन टिश्यू मिलता है और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। सही तरह से देखा जाए तो ये सेल्स होती हैं डेड। जो वेलामेन टिश्यू की सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, मृत होती हैं। इन पर स्थूलन पाया जाता है। और लेकिन इन सेल्स की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आर्द्रता ग्राही। जो वातावरण की आर्द्रता होती है वो उसको ग्रहण करने की कैपेसिटी रखती है वेलामेन टिश्यू के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किड, अधिपादप कौन सा है? आर्किड। तो इनके अंदर अधिपादपों में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। कुछ जलीय पादप हैं। जलीय पादपों की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहां क्लोरोफिल होगा वहां किसकी प्रक्रिया होगी? फोटोसिंथेसिस की। तो जलीय पादपों की जो जड़ें होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीनोस्पोरा, सिंघाड़ा। ये चीज आपकी कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। एपिडर्मिस में नाम मिल करके कॉर्टेक्स में पाई जाती है। तो वहां इसको वापस पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ जो अधिपादप हैं इनके अंदर वेलामेन टिश्यू मिल रहा है। इनको छोड़ करके, क्योंकि सभी पादपों की जड़ें कहाँ उपस्थित हैं? नीचे जमीन के अंदर। तो यहाँ जितनी भी नीचे जमीन के अंदर है उनके अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती जो बाह्य वातावरण की वजह से जरूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्टेक्स। डाइकोट पादपों की जो कॉर्टेक्स पाई जाती है, जब मैंने आपको स्टेम पढ़ाया था तो स्टेम को कई पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मैंने हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे मिडिल कॉर्टेक्स, और इसके नीचे यहां पड़ी थी आप लोग एंडोडर्मिस। क्योंकि कॉर्टेक्स को हमने 3 क्षेत्रों में बांटा था, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस से नीचे किसका क्षेत्र आ जाता है? स्टील का। यहां पर इतना विभेदन नहीं पाया जाता है। जो कॉर्टेक्स की सेल होती हैं, ये कॉर्टेक्स की सेल समव्यासी होती हैं रूट के अंदर। रूट में समव्यासी होती हैं, लेकिन इनकी जो व्यवस्था होती है, ये जो व्यवस्थित होती हैं, ये कैसे व्यवस्थित होती हैं? सही ढंग से अरेंज्ड नहीं होती। यहां पर विस्तृत रूप से
अरेंज्ड होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। लेकिन सेल्स कैसी होती हैं? समव्यासी होती हैं। लगभग व्यास इन सेल्स का यहाँ समान पाया जाता है। और जब विस्तृत रूप से उपस्थित होंगी तो यहाँ पर अंतरकोश के अवकाश भी उपस्थित होंगे। तो यहाँ अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। जब तक रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक व्यवस्था यही रहेगी। जब रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी, और वैस्कुलर कैम्बियम के बाद में बनती है यहां पर कॉर्क कैम्बियम, क्योंकि यहां पर रिंग जोड़ करके वैस्कुलर कैम्बियम बनाएंगी तो यहां पर यूजफुल कौन सी रह जाती है? कॉर्क कैम्बियम यहां यूजफुल होती है। ये कॉर्क कैम्बियम अब यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। कॉर्क कैम्बियम यहां सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के निर्माण में यहाँ पर जो सेल्स उपस्थित होती हैं, ये सेल्स क्या होती हैं? स्थूलित। जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक सेल्स के अंदर किसी प्रकार का कोई स्थूलन नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में इन सेल्स में स्थूलन पाया जाता है। सेल्स कैसी हो जाती हैं? डिपोजिशन युक्त हो जाती है, उनमें डिपोजिशन मिलता है। ये कॉर्क कैम्बियम से निर्मित होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। मैंने आपको स्टेम में ही बताया था कि मेनली जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो किससे निर्मित होता है? कॉर्क कैम्बियम के द्वारा। तो यहाँ कॉर्टेक्स क्या कार्य कर रहा है? जो कॉर्टेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स काम क्या कर रहा है? तो ये कॉर्टेक्स यहाँ पर पार्श्व संवहन का कार्य करता है। पार्श्व संवहन का, ये एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से लेकर के यहाँ पर पिथ उपस्थित है। यहाँ रूट हेयर, यहाँ से जल का अवशोषण होगा और ये जल अवशोषित होकर के धीरे 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 एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? जाइलम के पास में। तो यहाँ ये पार्श्व संवहन का कार्य करता है। जो संचयकारी रूट होती हैं, जहाँ संचय का कार्य होता है, संचयकारी जो जड़ें होती हैं, वहां पर किसका कार्य करता है? संचय का। संचयकारी रूट में ये संचय का कार्य भी करती है। अभी आपको बताया था मैंने, जलीय पादपों में जो कॉर्टेक्स होता है, जलीय पादपों में कॉर्टेक्स सेल में क्लोरोफिल होता है और वो किसका कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का। टीनोस्पोरा है, सिंघाड़ा है। तो यहाँ पर जलीय पादपों में ये क्लोरोफिल उपस्थित होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य कर रहा है। जो संचयकारी जड़ें होती हैं वहां ये संचय का भी कार्य करता है और पार्श्व संवहन का कार्य तो ये कर ही रही है कॉर्टेक्स। इसके अलावा यहाँ जो सबसे आंतरिक परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोडर्मिस। क्योंकि एंडोडर्मिस को भी हमने किसके अंदर पढ़ा था? कॉर्टेक्स के अंदर। अगर हम स्टील ना कहें, क्योंकि स्टील में पेरिसाइकिल तक आ जाते हैं और एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का लास्ट क्षेत्र होता है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत होती है। कॉर्टेक्स की मैंने जिस वक्त आपको स्टेम पढ़ाई थी, उस वक्त स्टेम में एक चीज बताई थी कि यहाँ पर कैस्पेरियन, एक तो एंडोडर्मिस क्लियर नहीं होती, उसकी जो उत्पत्ति है वो क्लियर नहीं होती है, उसका ओरिजिन क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है
यहाँ कैसी होती है, स्पष्ट होती है। उत्पत्ति भी क्या होती है, स्पष्ट होती है। यहाँ एंडोडर्मिस यूनिलेयर होती है, कुछ प्लांट को छोड़ करके। कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर यूनिलेयर ना होकर के कैसी होती है, मल्टीलेयर। कुछ घास हैं, अगैव है, इनके अंदर मल्टीलेयर होती है। यूनिलेयर होती है। इस यूनिलेयर में यहां स्थूलन पाया जाता है, सेल्स में स्थूलन उपस्थित होता है। और स्थूलन सभी सेल्स पर नहीं मिलता, कुछ सेल्स बीच बीच में छूट जाती हैं। तो स्थूलन के कारण यहाँ पर क्या बन जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टियां। कैस्पेरियन पट्टी बन जाती है। जिन सेल्स पर स्थूलन नहीं होता, जिन सेल्स पर स्थूलन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, पैसेज सेल, मार्ग कोशिकाएं। जहां स्थूलन पाया जा रहा है उन्हें हम कैस्पेरियन सेल्स या कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं, और जहां स्थूलन नहीं होता उन्हें हम पैसेज सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो एंडोडर्मिस होती है, ये एंडोडर्मिस जो पानी आ रहा है रूट हेयर्स जिसको अवशोषित कर रहे हैं, कॉर्टेक्स से होते हुए आ रहा है, उस जल को ये कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। यहां जो यहां जाइलम उपस्थित है, क्योंकि 2 से 6 तक बंडल होते हैं डाइकोट के अंदर जाइलम के, तो जस्ट इनके सामने इन जगहों पर पैसेज सेल उपस्थित होंगी। और इसके अलावा जो भी क्षेत्र यहां पर बच रहा है वहां क्या होंगी, कैस्पेरियन पट्टिकाएं प्रेजेंट होंगी। इस क्षेत्र को छोड़ करके कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होंगी। पैसेज सेल कहां मिलेंगी, प्रोटोजाइलम के सामने, प्रोटोजाइलम के सामने, क्योंकि जड़ में कैसी कंडीशन होती है, एग्जार्च। और एग्जार्च का मतलब मैंने आपको शुरू में समझाया था, प्रोटोजाइलम कहां होता है, परिधि पर, और मेटाजाइलम सेंटर में। तो यहां पर जाइलम एग्जार्च कंडीशन में मिलता है, तो बाहर की तरफ क्या होगा, प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ मेटाजाइलम। तो यहाँ जो पैसेज सेल होती हैं ये जस्ट प्रोटोजाइलम के सामने होती हैं। तो यहाँ जो कॉर्टेक्स में होकर जल का पार्श्वीय संवहन हो रहा है, इस पार्श्वीय संवहन को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। ये केवल जल यहीं से अंदर जाएगा, जहां जहां कैस्पेरियन पट्टिकाएं प्रेजेंट होती हैं वहां से जल अंदर एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट, जिनके अंदर यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है, जो एक से अधिक परतों में उपस्थित होती है, वहां भी दोनों ही प्रकार की कैस्पेरियन पट्टिकाएं भी होंगी और पैसेज सेल भी होंगी। तो वो एक सेम कंडीशन पाई जाती है, केवल परतों का अंतर होता है, परतें अधिक होंगी लेकिन संवहन बिल्कुल ऐसे ही होता है। कार्य क्या क्या कर रही है एंडोडर्मिस के, अगर हम कार्यों को देखें तो कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य तो संवहन, जल संवहन को कंट्रोल कर रही है। जो जल का संवहन हो रहा है, जल संवहन को कंट्रोल करने का कार्य कर रही है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो यहां पर जल संवहन कंट्रोल नहीं होता। बात करें हम कॉर्टेक्स के कार्यों की, इसके साथ साथ यहाँ कॉर्टेक्स के कार्य भी देखते हैं। तो कॉर्टेक्स के कार्य, तो कॉर्टेक्स भी क्या कार्य करता है, जल संवहन का, ये कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है, तो ये जल संवहन का कार्य कर रहा है। अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित है, कोशिकाएं कैसी मिल रही हैं, अरेंजमेंट लूज मिल रहा है, विस्तृत मिल रहा है। तो जो जलीय पादप हैं उनमें उत्प्लावन बल प्रदान करने का कार्य करते हैं जलीय पादपों में। और जो पादप जलीय नहीं है
उनमें वहां पर संचय का, विनिमय का, विभिन्न प्रकार के कार्यों को ये संपन्न करती है। इसके अलावा जलीय पादपों में किसका कार्य करती है? फोटोसिंथेसिस का। जो अधिपादप हैं, अधिपादपों की एपिडर्मिस में क्या मिल रहा था? वेलामेन टिश्यू। तो उस वेलामेन टिश्यू के साथ साथ यहाँ अधिपादपों में भी इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? सॉरी, इनकी जो कॉर्टेक्स होती है, सभी के अंदर मल्टीलेयर होती है, लेकिन यहाँ पर कॉर्टेक्स में अंदर और भी ज्यादा परतें होती हैं। तो यहाँ पर इन सभी कार्यों को कॉर्टेक्स के द्वारा संपन्न किया जाता है और इस कॉर्टेक्स से आए हुए जल को पर्टिकुलर एंडोडर्मिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल, परिरंभ, एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित होती है। पेरिसाइकिल यूनिलेयर पाई जाती है। कैसी होती है? यूनिलेयर होती है। अब पेरिसाइकिल की हम बात करें तो पहली बात तो ये सामान्य तौर पर यूनिलेयर पाई जाती है और पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स की होती है। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली जीवित सेल्स होती हैं। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स की होती है, लेकिन कुछ पादपों में ये मल्टीलेयर पाई जाती है, जैसे अगेव है, स्माइलेक्स है। अगेव है, स्माइलेक्स है, कुछ घास है, सभी नहीं, कुछ घास, इनके अंदर कैसी होती है? ये मल्टीलेयर पाई जाती है। सामान्य तौर पर ये रिंग के रूप में उपस्थित होती है, कंप्लीट एक रिंग के रूप में। लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये टूटी हुई भी, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी टुकड़ों में पाई जाती है। और जहां ये टुकड़ों में उपस्थित होगी वहां ये टुकड़े कहां से टूटते हैं? प्रोटोजाइलम के सामने। जहां मार्ग कोशिकाएं, पैसेज सेल प्रेजेंट थी, जस्ट उसके सामने जहां रिंग नहीं मिलेगी, टूटी हुई टुकड़ों में मिलेगी, वहां ये प्रोटोजाइलम के सामने टूटी हुई टुकड़ों में पाई जाती है। नहीं, सामान्य तौर पर हमेशा ये रिंग के रूप में ही पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? अगर इसके हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है पार्श्व रूट्स का निर्माण। मैंने आपको जिस वक्त रूट पढ़ाने स्टार्ट किया था उस वक्त एक शब्द आपको बताया था कि रूट की उत्पत्ति एंडोजिनस होती है। एंडोजिनस। तो स्टूडेंट्स, पार्श्व रूट का निर्माण पेरिसाइकिल से होता है। जिन रूट का निर्माण पेरिसाइकिल से होता है वो एंडोजिनस प्रकार की होती हैं, और जिन रूट का निर्माण एपिडर्मिस से होता है या एपिब्लेमा से होता है वो एक्सोजिनस प्रकार की होती हैं। तो ये पार्श्व रूट का निर्माण करने का कार्य करती है। यहां से पार्श्व रूट का निर्माण होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ के समय, जिस वक्त सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस वक्त ये कॉर्क कैम्बियम,
और वैस्कुलर कैम्बियम निर्माण का भी कार्य करती है। कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम निर्माण का भी कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैस्कुलर सिस्टम।